देखिए आपका अगला टॉपिक लिखिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल कनेक्टेड विद द ट्रायंगल। इस टॉपिक से हालांकि आपके एग्जाम में इतने कोई टिपिकल रिजल्ट्स बने हुए नहीं है, सारा का सारा रिजल्ट बेस्ड टॉपिक है। मतलब अगर आपको रिजल्ट सारे याद हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। तो रिजल्ट आपको अच्छे से समझ लें। यहाँ पे जो आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे, अगर आप सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हो जो ट्रायंगल से कनेक्टेड होते हैं, तो आपके पास में 3 टाइप के सर्कल होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है सर्कम सर्कल, दूसरा आपके पास होता है इन सर्कल, और तीसरा आपके पास आता है एस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक, ये 3 तरह के सर्कल्स आपके पास होते हैं, जिसमें से किससे क्या निकलता है यू नो दैट वेरी वेल। यहाँ से अगर हम सर्कम सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में सर्कम रेडियस निकलेगा। ठीक है, अगर आप इन सर्कल की बात करोगे तो यहाँ से हमारे पास में इन रेडियस आएगा। अगर आप एस्क्राइब सर्कल की बात करते हो तो यहाँ से हमारे पास में एक्स रेडियस आएगा, इसको बोलते हैं एक्स रेडियस। ठीक है, उसके अलावा ये तो बात रही सर्कल की, बट एक्सेप्ट दैट अगर हम और निकालना चाहें तो हमारे पास में और क्या होता है, इनके अलावा हमारे पास में एल्टीट्यूड होते हैं और हमारे पास में मीडियन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर किसी सीवीएन की बात कर रहे हैं, यू नो दैट द मीनिंग ऑफ सीवीएन है ना, बहुत अच्छे से आप जानते हो सीवीएन का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी सीवीएन की बात कर रहे हो, व्हाटएवर द सीवीएन, अगर ये आपके पास में कोई भी ट्रायंगल है और यहाँ से हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, व्हाटएवर द लाइन, दैट लाइन इज बेसिकली कॉल्ड सीवीएन। ठीक है, तो यहाँ पे इस एडी को हम क्या बोलते हैं, इस एडी को हम बोलते हैं सीवीएन। तो ये सीवीएन हमारे पास टोटल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक ये ड्रॉ करोगे तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर बनेगा, एल्टीट्यूड बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, वो सब आप जानते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट जो जो हमारे पास टॉपिक्स निकलते हैं, ये 5 टॉपिक्स आपके पास है जो आपको डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं, इनके अपने रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखना है, सीधा आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप रिजल्ट लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट कीजिएगा। पहले लिखिए सर्कम सर्कल। अगर आप सर्कल सर्कम के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करते हो तो ये ट्रायंगल है आपके पास में ए बी सी। ठीक है, अगर आपको सर्कम सर्कल बनाना है तो सर्कम सर्कल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इट्स सर्कल विच सर्कम स्क्राइब ए ट्रायंगल। कोई भी एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के चारों तरफ से मिलता है, या ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जिस भी सर्कल से पास होता है उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। इसे सिंपल मीनिंग। ठीक है, सर्कम सर्कल बनाने का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, थॉट प्रोसीजर हमारा क्या होता है कि अगर हमें सर्कम सर्कल बनाना है तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सारा का सारा सीन यहाँ पे किस पे टिका होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये मान लीजिए आपका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, और ये मान लीजिए आपका तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक, ये आपके क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मान लीजिए ये डी आ गया, ये ई आ गया, और ये आपका एफ आ गया। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं,
उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। सिंपल थ्योरी है जो आप पहले से जानते हो। तो बनता कहाँ से? तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is called सर्कम सेंटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कम सेंटर की, क्योंकि सर्कल बनाने से पहले सेंटर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, अब इस सर्कम सेंटर से आपको सब कुछ बनाना है। ठीक है, तो सर्कम सेंटर से हम आगे चलेंगे। तो इस सर्कम सेंटर को हम क्या करेंगे? इस सर्कम सेंटर को हम ट्रायंगल की वर्टाइसेस से मिला देंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप ट्रायंगल की वर्टाइसेस से मिलाते हो like this, ये हमने ट्रायंगल की वर्टाइसेस से मिला दी। ठीक है, तो जैसे आपने इसको ट्रायंगल की वर्टाइसेस से मिला दिया, ये आपका ओ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ से आपका ये ओ ए ओ बी और ओ सी बराबर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस। यही है हमारा सर्कम रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटर को सेंटर मार के जो भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे दैट इज अ सर्कम सर्कल, नथिंग स्पेशल, ओपन पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि इस पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर, और ये जब वर्टाइसेस से मिलेगा तो ये बनेगी रेडियस, दैट रेडियस इज कैपिटल आर, और रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे सर्कल सर्कल में सबसे जो रिजल्ट्स हमारे काम के होते हैं वो तो रिलेटेड विद द कैपिटल आर। बोले तो आप सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे? तो सर्कम रेडियस निकालना कैसे, वो चीज हम पहले से जानते हैं। तो सर्कम रेडियस का हमारे पास में कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही हमारे पास है। हाँ, इन रेडियस के एक्स रेडियस के नए फॉर्मूले मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, ये तो क्लियर लिखिए, जो पहले से भी जानते हो। अब आपका यहाँ पे मैन गोल क्या है? तो मैन गोल है हमारे यहाँ पे सर्कम रेडियस। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना है तो सर्कम रेडियस निकालने के लिए हमारे पास जनरल दो फॉर्मूले होते हैं। पहला हमारा साइन रूल, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप साइन रूल की बात करते हो तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2। या फिर आप इस 2 को यहाँ मत लिखो, आपको कैपिटल R निकालना है तो यहाँ कैपिटल R ही लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे। तो यानी कैपिटल R निकालने के लिए हमारा पहला कंडीशन क्या हुआ? आपको किसी भी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस निकालना है तो आपको कोई भी एक साइड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता होना चाहिए। कोई भी एक साइड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको साइड ए पता है तो एंगल ए पता कर लो, निकल आएगा कैपिटल आर। अगर आपको साइड बी पता है, हाँ, तो एंगल बी पता कर लो। या आपको साइड सी पता है तो एंगल सी पता कर लो। तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड और एंगल अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो? सर्कल रेडियस निकाल सकते हो। और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा दूसरा इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आप जो फॉर्मूला बनाते हो दैट इज ए बी सी अपॉन 4। ये आपका सेकंड मॉडिफाइड फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं साइन रूल में, तो इसमें कुछ नया है नहीं। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका छोटा सा प्रूफ है। यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है R इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ए, और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 BC साइन है, यही होगा। तो यहाँ से अगर आप साइन ए का वैल्यू निकालोगे
तो साइन ए का वैल्यू आएगा 2 डेल्टा अपॉन बी सी आएगा। अभी साइन ए यहाँ रख दो तो आपके पास में आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ ए अपॉन 2 और साइन ए की जगह आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन बी सी। तो बी सी ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा दिस इज। बाकी वी हैव टू ट्राई मैक्सिमम टाइम हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे। ये तो किसी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा तो हम सोचेंगे कि एबीसी अपॉन 4 डेल्टा लगाना है, दैट इज योर फंडामेंटल फॉर्मूला। और एक ही फॉर्मूला होता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, अब आप ज्योमेट्री से पढ़ के आए हो तो मैं ज्योमेट्री वाले रिजल्ट्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपके पास में कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास में कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका सरकम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो भी आपका हाइपोटेनियस आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको कैपिटल आर निकालना है तो बड़ा ही आसान है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए निकालना है, ठीक है, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर आपको निकालना है तो कैलकुलेशन आप पहले से जान चुके हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए निकालोगे, अगर ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला साइड सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यही मीडियन भी होगा और यही परपेंडिकुलर भी होगा। और ये एडी है, यहाँ पे आपका सेंटर आ गया। ठीक है, अगर आप इस सेंटर को क्या मानते हो, सर्कम सेंटर मानते हो, तो ये जो ओ ए है ये क्या है, यही तो कैपिटल आर है, क्योंकि यहाँ पे इसके दो हिस्से बने हैं, एक ओ ए और एक ऑडी। तो ये जो ऊपर वाला बनता है ये आपका कैपिटल आर बनता है और ये नीचे वाला बनता है ये स्मॉल आर बनता है। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही छुपे हैं, कहीं जाने का नीड नहीं है आपको। तो ये जो मेरा कैपिटल आर है तो ये तो आपका मीडियन भी है, और मीडियन क्या होता है, 2:1 होता है 2:1। तो यानी यहाँ से अगर आप कैपिटल आर निकालोगे तो ये कैपिटल आर ये क्या है, ये हाइट भी है, तो आप ये कह सकते हो हाइट 2/3 ऑफ द हाइट आएगा। आप इसे ऐसे याद रख लो, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट जानते हो, है ना, तो हाइट जानते हो तो ये टोटल ये 2/3 है, ये 1/3 है, तो 2/3 ऑफ द टोटल हाइट। या तो आप इसे ऐसे याद रख लो, या फिर हाइट को, आपको पता है हाइट क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट हाइट होता है जो आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू देखो 2 से 2 चला गया, कितना आ जाएगा, ए अपॉन, तो हाइट की टर्म में निकालना चाहो तो आपका रिजल्ट आएगा 2/3 ऑफ द हाइट, और साइड की टर्म में निकालना चाहो तो डायरेक्ट साइड अपॉन √3। तो ये 4 रिजल्ट है पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में सर्कम रेडियस को डायरेक्ट निकालने के। अगर आपको ये चारों आते हैं तो यहाँ ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो चुकी है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो इन चारों को आपको याद रखना। ठीक है, तो सर्कम रेडियस में या सर्कम सर्कल में
दैट्स मस्ट सफिशिएंट रिजल्ट। और ज्यादा रिजल्ट्स की आपको नीड नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए कैपिटल आर को निकालने के क्या क्या तरीके। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है इंसर्ट। अगर आप इन सर्कल की बात करते हो तो ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में अगर आपको इन सर्कल ड्रॉ करना है तो इन सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। तो आपको यहाँ से क्या ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ से आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दीज आर योर एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। तो अगर आप इस पॉइंट को आई मानते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, इन सेंटर। इन सेंटर, तो यहाँ पे इन सेंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग या इन सर्कल, हेडिंग आपको इन सर्कल लगाना है ना, क्योंकि हम सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आप हेडिंग में लिखिएगा इन सर्कल। दूसरा सर्कल आपके पास आएगा इन सर्कल। तो इन सर्कल में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ any two angle bisector is called इंसेंटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सेंटर का। तो इन सेंटर हमारे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द एंगल बाइसेक्टर्स, दीज आर द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो देखो यहाँ पे अब जो रेडियस है वो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ रेडियस है नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैंने अगर इसको बना तो दिया पूरा, बट बनाने के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको ध्यान रखना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं टेक्निकली, कि ये आपका इन सेंटर जरूर है, बट ये लाइन आगे कहीं और जा रही होगी। अरे ये लाइन ऐसे थोड़ी होती है, यहाँ पे ये लाइन कहीं साइड में जाता है। अब मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये मे बी ये वाला लाइन नहीं, ये दूसरा लाइन है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूंगा, और ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। और ऐसे इसको यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, ये यहाँ पे भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सीधा नहीं है, ये अलग एक लाइन है, एक अलग एक लाइन है, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा आपका इस पॉइंट। ठीक है, तो यानी अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये आपके पास ए बी सी, मान लीजिए इसको आपने डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, इसको आपने एफ बोल दिया। तो यहाँ से आपके पास में आ गया आई डी, आई ई और आई एफ, जो कि बराबर है जिसको हम क्या बोलेंगे, इन रेडियस। ठीक है, और ये रिजल्ट आपको पता ही है कि ये जो आई डी है ये परपेंडिकुलर किसके आएगा, ये आई डी है, ये परपेंडिकुलर आएगा बीसी के। क्यों, क्योंकि ये इस सर्कल का टेंजेंट है। और अगर आप टेंजेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करो तो सेंटर को आपने टेंजेंट से ही तो मिला है। तो ये वाला पॉइंट अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो परपेंडिकुलर होता है, कैसे ही बोल दो। तो आई डी आपका परपेंडिकुलर आएगा बीसी के, ऐसे ही आपका आई ई परपेंडिकुलर आएगा एसी के, और आपका आई एफ
परपेंडिकुलर आएगा ए बी के, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि भैया इन सर्कल होता क्या है, इन सेंटर होता क्या है और इन रेडियस होता क्या है। चलो अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको देखते हैं। तो देखो इसमें चाहो तो पहले हम कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसका हमें नीड पड़ेगा, है ना। तो पहले आप उसके कुछ रिजल्ट्स लिख लो। तो अब यहां से इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट एंगल बाइसेक्टर जाएगा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर नहीं जाएगा इसके, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, तो ये कहीं ऐसा जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं बना रहा। ठीक है, ऐसे ही आपने ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिया, या फिर एक काम करते हैं, वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए समझने के लिए। यहाँ पे आप सेंटर बना लो और सेंटर से ये वाला लाइन यहाँ मिला दो, ये वाला लाइन यहाँ पे मिला दो, ये वाला लाइन यहाँ पे मिला दो। ठीक है, आगे लेके ही मत जाओ। आगे अगर आप लेके जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो यही है कि आपने इस ग्रीन वाली लाइन को ही पूरा खींच लिया, इसी लाइन को अगर आप खींचते हो पूरा का पूरा, तो कुछ ऐसा सा आएगा। मैं थोड़ा समझाने के लिए बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने पूरा एक रिजल्ट पढ़ रखा है जो आपको याद भी होगा। मैं परपेंडिकुलर नहीं बना रहा अभी, तो परपेंडिकुलर नहीं बना रहा, तो जो रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं वन बाय वन, अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर बन गया, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर बन गया, तो सबसे पहले ये एंगल आपको आना चाहिए। तो एंगल जो बी आई सी है वो कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ द अपोजिट एंगल। ठीक होते, अरे इन सेंट अब जब पढ़ रहे हो आप स्मॉल आर, तो स्मॉल आर से रिलेटेड सारी ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें कोई इस एंगल की बात करता है, तो एंगल बी आई सी जो आएगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ द एंगल आएगा। यू नो दैट वेरी वेल। द सेकंड वन इज, सेकंड अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए आई अपॉन आई डी कितना होगा, याद है? अरे ये अगर आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ये पूरा एंगल बाइसेक्टर ही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये कैसे आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास ए आएगा, यहाँ पे बी प्लस सी आएगा। मैं फ्रेंड्स कि जो भी आपका इन सेंटर होता है वो आपके एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर आपको सेंट्रोइड तो आपको पता है 2:1 में करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ए आई अपॉन आई डी का रेशियो क्या आएगा, जो इसके अपोजिट वाला वो डिनोमिनेटर में आएगा, बाकी दोनों का सम ऊपर आएगा। यू नो दैट वेरी वेल। ऐसे अगर आपको बी के लिए निकालना है, तो आप बी आई के साथ में क्या निकालोगे, आई ई, तो इसके अपोजिट में क्या है बी, ये कितना आ जाएगा ए प्लस। और ऐसे आप सी के लिए निकालोगे, तो सी आई के साथ में अगर आप आई एफ निकालोगे, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा सी, ऊपर क्या जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ तो कोई भी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम बनेगा ना, तो एक रिकैप जरूरी है हर एक रिजल्ट का, कि जब आप बात इन सर्कल की कर रहे हो, तो इन सर्कल के जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे आपको एक साथ रिकॉल होने चाहिए, ए टू जेड।
ठीक है, तो दो रिजल्ट आप ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो, प्रूफ इनके सब दे रखे हैं मैंने अच्छे से ना, बस याद होने चाहिए। ओके, अब जो मेन रिजल्ट है वो मुझे लिखवाने, जो नए हैं उसको मैं बताता हूँ। ठीक, चलो अब देखो यहाँ से जो तीसरा आपका रिजल्ट निकल के आता है वो आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू इंसेंट। ठीक है, तो अब आपको दो दो रिजल्ट्स निकालने हैं जो दोनों आपको याद होने चाहिए। वर्टेक्स का इन सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है और दूसरा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमें ट्रायंगल बनाने का तो नीड है नहीं, हम सीधे ही रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका क्या होगा, इन सेंटर हो। अगर यहाँ पे कहीं इन सेंटर होगा तो ये क्या बना होगा, अगर यहाँ पे आप ए बी सी किसी भी एक को बना दो, एक से ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बी बना देता हूँ। चलो, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर बन गया। अरे ये तो एंगल बाइसेक्टर होगा ना इधर से, अभी आगे जा रहा होगा इसके पीठ आगे, जहाँ पे भी जा रहे हैं नीड नहीं है। बनाना चाहो तो चलो मैं इसको पूरा बना देता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहो तो चलो एक को पूरा बना देता हूँ। ये मेरा एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर बनेगा तो उस पूरे को तो मैं बना नहीं रहा, बस मैं उसको इतना बना देता हूँ। ऊपर अलग जाएगा बट यहाँ से तो परपेंडिकुलर ही जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका स्मॉल आर, ये तो स्मॉल आर है ना। आपका जो सर्कल बनेगा अंदर ही तो बनेगा, बनाने की नीड क्या है, यू नो दैट, विजुअलाइज इट ना। मैं सर्कल बना दूंगा तो बेवजह फिगर थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो बस मैं उतना ही कंटेंट बना रहा हूँ जो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये बी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास आर आई है। ठीक है, और बस ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना बी आई। अरे हमें क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू इन सेंटर। इस वर्टेक्स का इन सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो किसकी बात किया जा रहा है, बी आई, ए आई बी आई और सी आई। तो ए बी सी आपका वर्टेक्स होगा, आई आपका इन सेंटर होगा, तो ए टू आई बी टू आई और सी टू आई। तो मैं यहाँ पे बी टू आई अगर आपको निकाल के दूं तो बी आई की अगर हम बात करते हैं तो मेरे को ये दोनों ही चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे किससे आएगा, साइन से। दिस बाय दिस तो डायरेक्ट साइन हो जाएगा ना। तो यानी यहाँ से अगर आप लिखना चाहो चलो तो आपके पास आ जाएगा साइन b/2 इज इक्वल टू आर अपॉन बी आई। तो बी आई का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, आर अपॉन साइन बी। चाहे इसको ऐसे याद रख लो या ऊपर ले जाके कोसेक लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो अगर आप बी से ले रहे हो तो यहाँ बी आया ना, इसका मतलब यही है। अगर आप सिमिलरली ए से लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यही अगर आप सी से लोगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट। अगर आपको एंगल पता है तो आप सीधा निकाल सकते हो, एंगल पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। छोटा सा देखो होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एटलीस्ट आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। पहला टारगेट क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, कि क्या क्या आर्टिकल बन सकता है।
तो बिल्कुल हम कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, पहले वो 7 फॉर्मूले हमने अच्छे से याद रख लिए। उसके बाद अगर हम सर्कल को ट्रायंगल से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगर ये आपको सारा पहले से पता होगा ना तो क्वेश्चन कितना भी घुमाया हुआ हो, आप रिजल्ट्स के बारे में जानते हो, मे भी हो सकता है आप ये फॉर्मूला भूल गए, मे भी ये चांस, बट आपको आर्टिकल याद है। तो इस आर्टिकल की मदद से आप खुद भी बना सकते हो, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से बन जाएगा ये तो। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है वो 4th वाला है, एंड दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखो अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप चलते हो, तो यहां से एक बार देखना, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे आपका इन सेंटर आया होगा, ये परपेंडिकुलर है। अभी मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं बना रहा, अभी मैं सर्कम रेडियस बना रहा, मतलब इन रेडियस बना रहा हूँ ना। ये आपका आई, तो ये आपका आर आ गया, ये आप अच्छे से जानते हो, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो अब अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या पूछा जा रहा है, अगर ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है बी डी कितना होगा। अरे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर रखे, ऐसे ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से आपने टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर रखे, और ऐसे अगर आपका ये पॉइंट है तो यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बी डी कितना होगा, कि जो बी डी होगा वही बी एफ होगा। ऐसे आपका सी डी कितना होगा, तो अगर आपको सी डी पता है तो सी आप निकाल लोगे। वैसे अगर आपको ए एफ पता है, हाँ तो ए आप निकाल लोगे, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट बनाते हो, दो बनते हैं और दोनों बराबर होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं बी डी से स्टार्ट कर देता हूँ, इसको निकाल लो, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम दूसरा लिख देंगे बाकी। तो अगर आप यहाँ से बी डी की बात करते हो, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा ये एंगल तो अभी भी b/2 ही आएगा ना। इस बार मुझे क्या निकालना है, इस बार मुझे बीडी निकालना है, तो बीडी निकालना है तो ये दिस बाय दिस होगा, ये कितना बनेगा 10। तो यानी यहां से अगर आप 10b/2 लिखोगे तो 10b/2 कितना आएगा, r/bd। तो r का यहां से अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, bd का, तो bd का वैल्यू कितना आ जाएगा, r/10b/2। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको ऐसे याद रख लो, पर हम इसको ऐसे याद रखेंगे नहीं, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और इसको इतना छोटा बना देते हैं, इतना छोटा बना देते हैं कि हम आर्ट से और एंगल से फ्री हो जाए, सिर्फ साइड के टर्म में आ जाए। तो उसके लिए हमें स्मॉल आर का फॉर्मूला आता है, कितना होता है, डेल्टा बाय एस, पता है। अरे एक बार तो पता है, चलो यहाँ तो लिखवा दूंगा, बट पहले पढ़ के आ चुके हो ना। और 10b/2 हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा अपॉन एस, एस माइनस का बी, याद है। तो यहाँ डेल्टा से डेल्टा चला गया, एस से एस चला गया, क्या आ गया, तो ये मैं आपको याद करवाना चाह रहा था, शॉर्ट सा और स्वीट सा रिजल्ट, कि अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हो, तो अगर आप बी से लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हो तो भैया एस माइनस बी होते हैं, तो ए से एस माइनस ए हो जाएगा और सी से एस माइनस सी हो जाएगा, तो हो गया आपका काम। ठीक है, तो सिमिलरली सिमिलरली अगर आप यहाँ से 1 बाय 1 देखोगे, तो यहाँ से आपने बी डी निकाल लिया, तो बी डी जो होगा वही बी एफ होगा, ये तो बराबर हो गया। तो यहाँ से आप सी डी निकालोगे फिर, तो सी डी किससे निकला है, सी से, तो ये कितना आ जाएगा, एस माइनस का सी। ठीक है, और यहीं से अगर आप ए से निकालोगे तो ए एफ ले लो या ए ई ले लो, बात तो एक ही है। तो अगर आप ए एफ को लिखते हो तो ए एफ कितना आएगा, That's it. और इसमें गलत क्या है, आप एक बात बताओ, ये एस माइनस बी है, ये एस माइनस बी आ जाएगा, ये एस माइनस सी है, ये एस माइनस सी आ जाएगा, और ये एस माइनस ए है, हाँ तो ये एस माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो एस कितनी बार है, 2 2 4 और 2 6, तो 6 बार आपका एस है, और ए बी सी आप देखोगे तो 2 बार आपका ए बी सी है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी ए प्लस बी प्लस सी अगर आप देखते हो
तो वो कितना आएगा 4s, 2s नहीं आएगा। हाँ तो 2s ही तो आता है इन तीनों का सम, इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर आता है 2s के, तो ये तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी है, तो 4s नहीं हो जाएगा। तो 6s माइनस 4s तो 2s ही आएगा, तो गलत क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 2s ही तो होता है। ये आपको बस याद होने से दिखते ही बरसात हो जानी चाहिए रिजल्टों की, कि भैया अब हमें सब पता है किधर से क्या चलना, आप बताओ। तो जितना इन रिजल्ट्स को आप समझोगे उतना ही आप सटीक बनोगे एस्थेटिक में। ठीक है, अब इसी में अब हम निकालते हैं सर्कम रेडियस, सॉरी इन रेडियस। इन रेडियस के निकालने के हमारे पास में एसओटी के अंदर 4 रिजल्ट होते हैं, सिर्फ एसओटी के अंदर। और ज्योमेट्री वाले 2 रिजल्ट अलग हैं ही, आपका राइट एंगल ट्रायंगल का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो टोटल आपके पास 6 रिजल्ट्स होंगे। ये 6 के 6 रिजल्ट आपको इस पोलर में याद रखना। तो सबसे पहले हम आर की बात करते हैं, तो आर इज इक्वल टू कितना होता है डेल्टा बाई एस। इसमें तो आपको डाउट आना नहीं चाहिए, नीड है प्रूफ की। तो आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस तो अपन ऑलरेडी डिस्कस करके आए, तो मुझे नहीं लगता इसके प्रूफ की आपको कोई नीड होगा, आप आसानी से याद रख लो। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ लेते हो तो दिस इज एस माइनस का ए टेन ए बाई टू। ठीक है, तो या तो आप इसे लिख सकते हो एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, या फिर बी में लिखना चाहो तो एस माइनस बी के साथ टेन बी बाई टू, या फिर सी में लिखना चाहो तो एस माइनस सी के साथ में टेन सी बाई टू। तो डिपेंड्स, ए के साथ में एंगल ए लेना है, बी के साथ एंगल बी लेना है, या सी के साथ एंगल सी लेना है, वो डिपेंड करता है। और बना कहाँ से, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अब इस प्रूफ को बनाने में ना मात्र 3 लाइनें लिखनी है मुझे, क्योंकि इससे रिलेटेड कैलकुलेशन मैंने पहले करवा दी। तो सेकंड वाले के प्रूफ की अगर आप बात करते हो, अब अगर हमें स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर निकालने का सारा कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं, बस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप खुद ही देख लेना। यही है स्मॉल आर। ठीक है, ये आपके पास क्या है बी बाई टू। अगर आप इस ट्रायंगल को ए बी सी मानते हो तो कमाल की बात है, ये आप अभी जान चुके हो, ये एस माइनस बी होता है, बस यही ट्विस्ट है इस फॉर्मूले का। तो इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया कि भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट याद कर लो। हाँ तो आपने याद कर लिया कि बी से लेंथ ऑफ टेंजेंट एस माइनस बी आएगा, ए से एस माइनस ए आएगा, और सी से एस माइनस सी आएगा, तो हो गया याद, बस ठीक है। फिर अब जब आपको ये याद हो गया तो इसको इससे ही तो करना है, तो टेन ही तो आएगा। तो अब आप इस ट्रायंगल में अगर आप इस ट्रायंगल इसको आई मानते हो और इसको डी मानते हो, तो इन ट्रायंगल आई बी डी, तो इसमें अगर आप टेन निकालोगे तो सीधा सीधा टेन बी बाई टू का वैल्यू कितना आएगा आर अपॉन एस माइनस का बी, दिख रहा है ना आई डी अपॉन बी डी। तो इसका मतलब यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू कितना आएगा एस माइनस का बी इंटू टेन बी बाई टू। चलो दैट्स इट, छोटा सा प्रूफ है। ये प्रूफ लंबा होता अगर आपको बीडी नहीं पता होता, तो फिर बीडी को निकालना पड़ता इसी फॉर्मूले में, तो बीडी मैंने अलग से निकाल दिया आपको, क्योंकि वो एज ए रिजल्ट भी है, उसको याद रखने में फायदा आपको, तो रखो उसको।
समझे? इसी में तीसरा, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई किया जा सकता है, और तीसरा फॉर्मूला इसका होता है स्मॉल r इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ ऊपर a लिखते हो, मान लो ऊपर आपने a लिखा है, तो नीचे आपके पास आएगा cos a/2, और यहाँ आपके पास आएगा sin b/2 और sin c/2। ठीक है, या फिर हो सकता है आप ऊपर b लिख रहे हो, तो यहाँ b लिख रहे हो, तो नीचे आएगा cos b/2, यहाँ आएगा sin a/2 और sin c/2। और वैसे ही अगर आप यहाँ c लिख रहे हो, तो यहाँ पे आएगा cos c/2, यहाँ पे आएगा sin a/2 और sin, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों सिमेट्रिक है, तीनों से सेम रिजल्ट आएगा। डिपेंड करता है आपने नीचे क्या रखा है, तो नीचे अगर ए रखा है तो ए साइड आएगा, बचे हुए दोनों साइड में आएंगे। सिमेट्रिसिटी है, नीचे जो एंगल आ रहा है ऊपर उस एंगल का साइड आएगा, और बचे हुए दोनों एंगल साइड में आएंगे, है ना। इसको एक आध बार आप ऑब्जर्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी देखो बहुत छोटा सा, क्योंकि जो रिजल्ट्स बड़े हैं वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अगर रिजल्ट्स आपको याद हो गए तो इनको प्रूफ करना फिर ज्यादा टिपिकल काम नहीं होता। ठीक है, तो देखो अब हमें, मैं आपको पहले वाला रिजल्ट प्रूव करके दिखाता हूँ बहुत आसानी से। देखो कैसे, आप यहाँ पे स्मॉल a को क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस का सी डी, ये साइड यही तो है a, तो इस a को तो मैं बी डी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, इस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। अब बी डी और सी डी को अगर आप लिखते हो, अगर मुझे इस बी डी को, तो ये r है, ये तो r है ही ना। यहाँ पे ये एंगल आपका b/2 आएगा, और यहाँ पे ये एंगल आपका c/2 आएगा, आएगा। तो यहाँ पे अगर आप bd को लिखोगे तो bd कितना आएगा, कॉट में आएगा। अरे ये वाला तो कॉट में आता है ना, तो कितना आएगा r कॉट, तो यानी r/10 b/2 यही आएगा। अरे ये वाला कॉट में आता है, ये वाला tan में आता है, वो वैसे भी पता है। तो ये bd को अगर अपन लिखना चाहेंगे तो bd कितना आएगा, r कॉट b/2, कॉट को मैंने 10 में लिख दिया पॉइंट में करके, या कॉट लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको याद है, मैं वैसे ही लिख देता हूँ, r के साथ में ये आपको मिलेगा कॉट b/2, और ये r के साथ मिलेगा कॉट c/2 मिलेगा। अब यहाँ से a इज इक्वल टू r, तो आप कॉमन ले लो, और यहाँ से नीचे की तरफ क्या आएगा, साइन, साइन b/2 और साइन c/2, तो एलसीएम आएगा, आएगा। अब ऊपर जरा गौर से देखना, क्या बचा, ऊपर कॉस बना हुआ है, तो कॉस के साथ में साइन आएगा और साइन के साथ में कॉस आएगा, तो साइन a+b का फॉर्मूला लग गया। तो यानी यहाँ से आपको मिलेगा साइन b/2 प्लस का c/2, और ये आपका कॉस a/2 होता है। तो यानी यहाँ से अगर मैं r का वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है? तो a के साथ में साइन b/2 साइन c/2 आ गया, और अपोन में ये कॉस बन ही चुका है, तो दिस इज कॉस a/2। दैट इज अ प्रूफ, छोटा सा प्रूफ।
ये यही फॉर्मूला अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप इसको पिक कर लो और यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ साइन b/2 साइन c/2 साइन a/2 का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लो, वही r के बराबर आ जाएगी। तो तरीके आपके अपने हैं, प्रूफ करने के बहुत मेथड्स हो सकते हैं। ये तो ठीक है, पता था तो मैंने सिंपल ज्योमेट्री से इसको कर दिया। अगर आप ज्योमेट्री नहीं लगाना चाहते तो यू कैन अप्लाई द हाफ एंगल फॉर्मूला, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ रहेगा, इसमें से किसी को भी सॉल्व कर लो, आ रही है हाफ एंगल फॉर्मूले से अगर आप चाहते हो। चलिए चलो फोर्थ पर। फोर्थ जो आपका स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। ऐसे फोर्थ रिजल्ट बनाना है तो पीछे वाले ही पकड़ लो। अभी भी आपने क्या लिखा, r इज इक्वल टू a साइन b/2 साइन c/2 अपॉन कॉस a/2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे r दिखा, तो r दिखा मतलब साइन रूल यूज करना है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता है कि a अपॉन 2r, इसको हम साइन लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो मतलब मुझे यहाँ पे a लिखना है, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि a अपॉन साइन इज इक्वल टू 2r होता है। तो a को आप क्या लिखोगे, 2r साइन है, यानी यहाँ से a की जगह आप लिखोगे 2r और साइन a की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं साइन a/2 कॉस a/2। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2r और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2 एंड डिवाइडेड बाय कॉस a/2। ठीक है, तो कॉस a/2 से कॉस a/2 चला गया और ये कितना बच गया, 4 टाइम ऑफ r दैट इज रिजल्ट। तो काम आने वाले फॉर्मूले में दो ही फॉर्मूले हैं, या तो r इक्वल टू डेल्टा बाई एस या r इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टेन a/2। ये दो रीजन्स आपको याद रखने। उसके अलावा तो अब कहीं कुछ लगे इनडायरेक्टली कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रखा है तो रिजल्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, और जो न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा काम आएंगे वो फर्स्ट सेकेंड ही आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है और कोई कॉन्टेंट दे रखा है, उस केस में फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूला ही। हम पागल नहीं है जो इन फॉर्मूलों को निकाल के स्मॉल आर निकालेंगे। ये तो एक रिजल्ट होता है, कहीं ऐसा दिखे अब उसकी जगह आप लिख सकते हो किसी अच्छे क्वेश्चन के लिए। ठीक, देख लिया। फिफ्थ रिजल्ट आप जानते हो ऑलरेडी, अगर आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल आता है, ठीक है, अगर आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का स्मॉल आर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है बेस प्लस हाइट माइनस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला। तो कभी भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, फालतू का टाइम पास मत करना। अरे आप अगर बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो बुक वाला जरूरी नहीं इन फॉर्मूलों को लगाए, वो हमेशा समझता आर इक्वल टू डेल्टा बाई ऐसे ही होता है, तो जबरदस्ती की कैलकुलेशन को बढ़ाएगा और हमेशा डेल्टा बाई एस लगाने की सोचेगा। हम क्यों लगाए, जब हमें पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है तो फालतू के चक्कर में क्यों डेल्टा और एस निकाले, टाइम तो खराब हो ही रहा है। तो सीधा सीधा पता है हमें कि भैया ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है और ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब सॉरी हाइपोटेन उल्टा लिख दिया। ठीक है,
तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे भी उल्टा लिख देना। तो यहाँ पे आपका आएगा बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस का हाइपोटेनियस डिवाइडेड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं और हाइपोटेनियस को हमेशा घटाते हैं। प्रूफ ऑलरेडी दे चुका हूँ, ज्योमेट्री में आप इस रिजल्ट को पूरा अच्छे से प्रूव कर सकते हो। एंड 6 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप बात करते हो तो अगेन वही कहानी सेम, ये लाइन सब कुछ है, यही लाइन हमारा एल्टीट्यूड बनेगा, यही मीडियन बनेगा, यही एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो इसका मतलब इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं यहीं पे आपका क्या होगा, इन सेंटर होगा इन सेंटर। अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट एक ही जगह होते हैं, यही इन सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही सर्कम सेंटर, सब तो यही घुसा पड़ा है। ठीक है, तो अब ये 2:1 होगा अगेन। तो ऊपर वाला क्या बताया था मैंने, कैपिटल आर होता है तो नीचे वाला स्मॉल आर नहीं होता क्या। इसका मतलब यहाँ से आर को आप क्या लिखोगे, 1/3 ऑफ हाइट। या तो अब इसे ऐसे याद रखो कि आपका जो इन रेडियस आएगा वो h/3 आएगा, जहाँ h आपका हाइट है। या फिर आप h का वैल्यू जानते हो, आप हाइट का वैल्यू रख दीजिएगा 3/2 इंटू साइड, साइड यानी a। तो दिस इज व्हाट, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा a/2√3। ठीक है, और ये एक रिजल्ट आप पता है बस, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये एक रिजल्ट आप यहीं पे लिख लो। चलो मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ, लिख लो। तो रिजल्ट जितने याद रखोगे आपका स्पीड उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि ऑथर टू ऑथर चीजें वेरी करती है, बुक वाले कैसे सॉल्व कर रहे हैं उनका अप्रोच है। बट आपको स्मार्ट बनना है, देन यू हैव टू मेमोराइज ऑल द रिजल्ट। ठीक है, इसी में बस जस्ट फॉर योर नॉलेज तो अगला रिजल्ट ही लगा के लिख लो। देखो, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हो तो अभी भी आपको समझ में आ गया कि कैपिटल आर का वैल्यू जो होता है वो a/√3 होता है, स्मॉल आर का वैल्यू जो होता है वो a/√3 होता है। तो यानी यहाँ से a/√3 की जगह, a/√3 की जगह मैं कैपिटल आर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आपका सरकम रेडियस होता है वो इन रेडियस का दुगुना होता है। मतलब सिर्फ आपको कोई सिर्फ सरकम रेडियस दे रहे हैं तो उसमें साइड की भी नीड नहीं है, क्यों निकाले, आप डायरेक्ट निकाल लो ना, है ना। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो इज ऑलवेज 2:1 इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कहीं और मत लगा देना। ये रिजल्ट सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, तो वही लगाना है हमें। ठीक है, तो स्मॉल आर से रिलेटेड यानी हम अगर हम इन रेडियस की बात करें तो क्या क्या रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए, सब लिखवा दिए, उनको अच्छे से याद रख लो। ठीक है, द थर्ड वन इज
स्क्राइब्ड सर्कल, लेकिन स्क्राइब्ड सर्कल सिर्फ एसओटी का ही पार्ट है, ये ज्योमेट्री में नहीं पढ़ाया जाता, ये अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे और इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से पढ़ लो और इसकी आदत डाल लो, ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम इन नोटेशन का यूज करें तो आपको वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, होता क्या तो स्क्वायर सर्कल होता क्या है? तो आपने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपने क्या किया, वेट, थोड़ा समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है, यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है, फिर सेम जैसे मैं एक से बना रहा हूँ तो सेम यही कहानी फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी चीजें एक्सटेंड होंगी, ठीक है, और फिर ये वाली इधर से एक्सटेंड, और वैसे अगर आप इधर से आ रहे हो तो ये यहाँ से भी एक्सटेंड होगा, जो भी एक बार समझने के लिए लिखिए। अब स्क्वायर सर्कल का जनरल सा मतलब क्या होता है? स्क्वायर सर्कल का मतलब होता है कि आपने ट्रायंगल की एक साइड को एज इट इज रखा, बाकी दोनों साइड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और अब आप एक ऐसा सर्कल बना रहे हो जो ट्रायंगल का एक साइड और दो एक्सटेंडेड साइड को टच करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है, समझ जाना है, टच करता हुआ जा रहा है, अभी थोड़ा सा बन गया, बना लो इसको थोड़ा। दूसरा सर्कल आपका इधर बनेगा तो इनको टच करता हुआ जाएगा, तो एक रफ आइडिया तो मैं बना देता हूँ। दूसरा सर्कल आपका यहाँ बनेगा जो इनको टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, और तीसरा आपका यहाँ बनेगा जो वही यहाँ से जाए, ठीक है। तो स्क्वायर सर्कल की अगर आप बात करते हैं तो स्क्वायर सर्कल होता क्या है, पहले ये पढ़ लो क्योंकि ये नया है आपके लिए। तो ए सर्कल which touches one side and two extended side of a triangle. स्क्वायर सर्कल, तो स्क्वायर सर्कल का सिंपल सा मतलब है कोई भी एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के एक साइड को और दो एक्सटेंडेड साइड को टच करता हुआ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको ए बी सी की तरह ट्रीट करते हो, तो ये एक्सटेंड कर दिया और ये एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक साइड आ गया, दो एक्सटेंडेड साइड आ गए, वैसे यहाँ पे ये एक साइड आ गया, दो एक्सटेंडेड साइड आ गया, इस तरह से निकलेगा आपका विषय। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अब तीन सर्कल बने, अब तीन सर्कल बने हैं तो ये तो श्योर है फिर
ऐसा तो थोड़ी है कि तीनों के तीनों सर्कल सेम होंगे, ऐसा होता है नहीं, तीनों के तीनों सर्कल अलग अलग होंगे। तो तीनों के सर्कल अगर अलग अलग होंगे तो तीनों के सेंटर भी अलग अलग होंगे, तीनों के सेंटर भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ए के अपोजिट वाले को हम बोलते हैं I1, बी के अपोजिट वाले को हम बोलेंगे I2 और सी के अपोजिट वाले को हम बोलेंगे I3। तो इसके 3 सेंटर बन गए और इस सेंटर को हम कहते हैं एक्स सेंटर। ठीक है, तो सेंटर क्या बोलेंगे इसके, तो सेंटर्स these circles are called x centers, उन्हें बोलेंगे x सेंटर। और ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है इसका, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं इसको लिखूंगा तो I1 I2 I3 लिखूंगा। तो याद होना चाहिए I1 का मतलब क्या होता है, एंगल ए के अपोजिट या साइड ए के अपोजिट, कुछ भी बोल दो। अरे यहाँ पे अगर आपने एंगल ए बनाया होगा तो ये साइड ए ही तो आई होगी, यहाँ पे अगर आपने एंगल बी बनाया होगा तो ये साइड बी आई होगी, और यहाँ पे अगर आपने एंगल सी बनाया होगा तो यहाँ साइड सी आई होगी। तो ए के अपोजिट वाले को I1 बोलेंगे, बी के अपोजिट वाले को I2 बोलेंगे और सी के अपोजिट वाले को I3 बोलेंगे, ये याद रखना। तीसरा, इसकी रेडियस, तो इसकी जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं एक्स रेडियस। जैसे इन रेडियस होता है वैसे एक्स रेडियस होता है। ठीक है, तो रेडियस तो इसकी जो रेडियस होगी उसको हम बोलेंगे R1 R2 R3। इस सर्कल का जो रेडियस हम बोलने वाले हैं वो R1 बोलने वाले हैं। ठीक है, कहीं से भी मिला दो, आपको जहां जाना है, यहाँ से मिलाना चाह रहे हो यहाँ से मिला दो, चलो R1 आ गया। इससे मिलाना चाह रहे हो इससे मिला दो, इससे मिलाना चाह रहे हो इससे मिला दो, सब R1 ही तो है, किधर भी चले जाओ। ठीक है, ऐसे बी के अपोजिट आप यहाँ गए हो तो ये जो भी बन रहा है आपका, ये जो भी आप बोलना चाह रहे हो ये आपका R2 है। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर आप कहीं पे भी गए हो, आप इधर जाओ या इधर जाओ, किधर भी जाओ, है ना, ये आपके पास R3। ठीक है, तो 1 किसके लिए होता है, ए के लिए, 2 किसके लिए होता है, बी के लिए, और 3 किसके लिए होता है, सी के लिए। तो प्लीज ये नोटेशन याद रखना, ये आपकी मर्जी से चेंज नहीं होंगे, डिसाइडेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स रेडियस कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ही R1 R2 R3 के बारे में। तो एक अच्छी बात है, जो आपके इन रेडियस के फॉर्मूले हैं एज इट इज एक्स रेडियस के फॉर्मूले होते हैं, माइनर सा चेंजेस करके। वो माइनर सा चेंजेस क्या सिखाता हूँ। तो अब हमारा गोल है यहाँ पे एक्स रेडियस निकालना। ठीक है, एक्स रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है एक्स रेडाई, है ना, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडाई होता है, RAD। रेडियस में ऑलरेडी ऐसे कितने एस लगाओगे, तो मतलब मैं तीनों को एक साथ बोल रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एक्स रेडाई। बाकी में तो इन सर्कल में एक ही रेडियस था, सर्कम सर्कल में एक ही रेडियस था, स्मॉल आर एक ही होता है, कैपिटल आर एक ही होता है, वो क्योंकि सर्कल एक ही बनता है। यहाँ सर्कल 3 3 बन रहे हैं, तो हर एक सर्कल का अपना क्या है,
सेंटर है और हर एक सर्कल का अपना रेडियस है। तो अगर आप एक्स जेड आई की यहाँ पे बात करते हो तो फॉर्मूले वही चारों है जो अभी हमने पढ़े हैं। ओके, बट समझा देता हूँ, लाइक एक फॉर्मूला तो आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, वो जरूरी है, उसके बाद बाकी चीज आप खुद भी गैस कर सकते हो, तो बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या आप करते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं। एक मिनट, यही बना देता हूँ, रुको। मैं यहाँ पे बना सर्कल रहा हूँ, बस उसको ले इलिप्स की शेप में रहा हूँ ताकि मुझे एडजस्ट कर सकूँ, वो समझ जाना। है ना, ये सर्कल ही है, डोंट वरी, बट बनाया मैंने इलिप्स के शेप में ताकि टच करके दिखा सकूं। चलो, देखो अब होगा क्या यहाँ पे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है आपका स्मॉल r1 का, है ना, r1 r2 r3 अलग अलग है। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, पहला r इक्वल टू डेल्टा बाई एस। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है याद रखने का, जहां s है वहां s माइनस ए लिख दो, और जहां s माइनस ए है वहां s लिख दो, फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाए। मतलब r इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बाई एस। ओके, तो अगर आपको पहले वाले के लिए लिखना है तो वो बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, दूसरे वाले के लिए लिखना है वो बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस का बी, और तीसरे वाले के लिए लिखना है वो बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो r इक्वल टू डेल्टा बाई एस ही तो है, डेल्टा बाई एस ही है, बट a के अपोजिट है तो s की जगह s माइनस है, b के अपोजिट है तो s की जगह s माइनस बी, और c के अपोजिट है तो s की जगह s माइनस सी, बाकी फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बनता कैसे, तो इसका पूरा प्रूफ आपको अच्छे से समझा देते हैं। अब यहां से क्या हो रहा है, ये आपका R1 है, तो मैं R1 प्रूव करके दे देता हूँ आप, तो ये भी तो आपका R1 ही होगा, और अगर इसी को अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो ये भी R1 ही होगा, उसमें क्या डाउट, सारे ही R1 है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि है तो टेंजेंट ही नहीं सर्कल का, ये परपेंडिकुलर आना है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर आना है। ठीक है, तो अब जो समझने वाली बात है थोड़ा सा उसको देखना, इसको मिला दे तो मिला दिया। तो अब यहाँ पे आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी दिख रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये I1 हो ही गया। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए I1 बी, या ए बी I1 जो बोलो, तो ए I1 बी प्लस एरिया ऑफ ए
I1C माइनस, अब ये क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, गौर से देखो, A B I1 और C क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल लिख दिया, ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल लिख दिया, इसमें से किसको माइनस कर दूं, BI1C को, तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BI1C कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ से, अब आप इसका एरिया निकालो, तो एरिया तो डेल्टा ही होता है, ऑब्वियसली डेल्टा के फॉर्म में आ रहा है, तो डेल्टा मुझे चाहिए था, तो अपन इसे डेल्टा C बना लेते हैं। अब यहाँ पे AI1B, तो AI1B तो ये A आएगा, ये B आएगा और ये C आएगा, साइड तो मैं पहले से ही पता है। तो इस ट्रायंगल का AI1B का एरिया क्या आएगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है इसका C, और हाइट कितना है, हाँ R। अरे इस ट्रायंगल को आप गौर से देखोगे तो हाइट तो यही आएगी ना इसकी, इसी ट्रायंगल को तो एक्सटेंड किया है मैंने, दिख नहीं रहा है किस टाइप का ट्रायंगल है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। अगर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइट बाहर से निकलता हुआ नहीं आएगा, इसी साइड को तो पूरा एक्सटेंड किया है, तो इसकी हाइट R1 ही तो है। ऐसे आप इस दूसरे वाले का लोगे तो B के साथ में फिर से R2 आ जाएगा, तो इसको आप लिखोगे तो 1/2 B के साथ में फिर R1 आ जाएगा, और माने इसको लिखोगे तो 1/2 A के साथ R1 आ जाएगा। हाइट तो ये भी R1 ही है, तो इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की भी हाइट R1 है, इस ट्रायंगल की भी हाइट R1 है, और इस ट्रायंगल की हाइट भी R1 है। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है देख लो, तो डेल्टा इज इक्वल टू R1/2 आपने ले लिया कॉमन, तो ये कितना बच गया, C प्लस B माइनस का A। तो यहां से अगर आप इसको लिखोगे डेल्टा इक्वल टू R1/2, तो ये क्या होता है 2S माइनस का 2A, डायरेक्ट याद है। तो यानी यहाँ से हम R1 निकालेंगे तो 2 से 2 तो चला गया, और डेल्टा अपॉन कितना आ गया S माइनस, दैट्स इट। ठीक है, तो याद रखने में कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। अगर आपको R याद है तो R की जगह R1 याद रखना है, कैसे, S की जगह S माइनस याद रखना है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। पढ़ाओ चलो, कोई कंफ्यूजन, इसी में दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा R का क्या था, S माइनस A इंटू टेन A/2, तो S की जगह अगर आपने S माइनस A रखा है तो S माइनस A की जगह ऐसा रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे R1 का फॉर्मूला आएगा S इंटू टेन A/2,
R2 आपके पास आएगा S इंटू 10B/2 और R3 का फॉर्मूला आपके पास आएगा S इंटू 10C। ठीक है, बस। अगर आप इसके प्रूफ की बात करते हो तो इसका प्रूफ भी बहुत छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है। देखो कैसे, अब जो समझने वाली बात है, ये आपका ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अब अगर आप इस एंगल को पकड़ते हो, जैसे आपने ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला एंगल कितना है B, तो बचा हुआ बाहर वाला एंगल कितना आएगा पाई माइनस B। और पाई माइनस B में ये जो होता है ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। एक्सेंटर की एक खास बात होती है क्योंकि बाहर की तरफ एंगल बाइसेक्टर बनता है इसमें, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट करेगा। तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो एंगल आपका बनेगा, देखो ये कितना बनेगा आपके पास में पाई/2 माइनस का B/2, पाई/2 माइनस का B/2, ये आपका एंगल बन गया। ये आपके पास में परपेंडिकुलर है, ये आप पहले से जानते हो, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो देखो हम इसको करेंगे कैसे। तो ABC मान लो, इसको आपने D मान लिया, इसको आपने E मान रखा है और इसको आपने F मान रखा है। तो मैं यहाँ से AE और AF की बात करता हूँ, बराबर है। देखो अगर आप इसकी बात करते हो तो ये आपके पास में AE है, ये आपके सामने AF है। ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे कैसे। तो लिखने का हमारा तरीका क्या है, अगर आप यहाँ से AE और AF को लिखते हो, ठीक है, तो AE और AF को लिखने का तरीका क्या होगा। देखो AE को हम क्या लिख सकते हैं, AB के साथ में BE, ठीक है, और AF को क्या लिख सकते हैं, AC के साथ में CF लिख सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो BE है वही BD है। अरे ये अगर आपका पॉइंट है तो इसी से तो टेंजेंट बन रहा है, तो और से देखो जितना ये है उतना ही तो ये आएगा। तो इसका मतलब जहाँ BE है वहाँ BD लिख सकते हैं, तो यानी जहाँ पे भी आपका BE है वहाँ BD लिख दो, प्लस ये AC है, ठीक है, और ये CF आया तो CF की जगह CD लिख सकते हो क्योंकि ये वाला इसके बराबर आएगा, तो CF की जगह पे आप CD लिख सकते हो। तो यहां से हो क्या गया, ये जो आपका AB है, AB देखो ये A है, ये B है और ये C है, जो पता है वो तो हमें पता ही है ना। तो AB हमारा कितना बन जाएगा C, AC कितना बन जाएगा B, और ये आपके पास कितना आ गया BD प्लस का CD, तो BD प्लस का CD कितना बन जाएगा A, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब यहां से अब AE और AF जो हमारे हैं वो क्या है। अगर आप AE और AF के, जैसे ये हमारे पास बन गया तो ये कितना बन गया 2F, ठीक है, और AE और AF भी बराबर है, गौर से देखो ये भी तो टेंजेंट ही है, तो अगर ये बराबर है तो इसको आप 2AE बोल दो, तो 2 से 2 चला जाएगा तो आपके पास AE का वैल्यू कितना आ जाएगा S। तो ये क्या है, तो
तो आप गौर से देखोगे तो ए से जाने वाले टेंजेंट का लेंथ, तो आपने इन सर्कल में जो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला था ए से, वो एस माइनस ए था। यहाँ पे वही लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, ओनली एस है। अब ये एस बना लिया आपने। अब आप इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लो, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो कितना चाहिए था, ए ई चाहिए था। ए ई हमने निकाल लिया, ए ई हमने निकाल लिया। तो अगर आपने यहाँ से ए ई निकाल लिया, इसको मिला दो। अगर आप इसको मिला दोगे तो ये आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और यहां से अगर आप इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हो तो ये आपका R1 है ही, ये तो आपका R1 है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास R1 है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, a/2 है, तो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा a/2। तो यहां से अगर आप किसको लोगे, ये अगर आपका एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो यानी यहां से आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो कि R1 का वैल्यू सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10 a/2। अरे ऐसा आपने निकाल ही लिया ना, एस तो आपको समझ में आई गया, ये पूरा का पूरा एस है, ये आपका R1 है, और एंगल किस में जाएगा, 10 में जाएगा। तो सीधा सीधा आपका रिजल्ट है। ठीक है, बाकी याद रखने का ट्रिक याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, जहां s माइनस ए है वहां s रखना है, और जहां s है वहां s माइनस ए रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपका स्मॉल r का है तो ये फॉर्मूला अपने आप ही R1 का बन जाए। ठीक है? अब देखो बाकी के फॉर्मूले तो मैं लिख देता हूँ सीधे सिमेट्रिसिटी से, प्रूफ करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। थर्ड वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे जो बनेगा, उसमें r की जगह हमने क्या पढ़ा था, यहाँ a आ रहा है, तो नीचे कितना आएगा, cos a/2। ऊपर क्या आता है, साइन आता है, यहाँ पे दोनों कॉस बनेंगे, क्योंकि एंगल आपका π/2 में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी ना, वो अब इस एंगल की वजह से होगी, तो जो आपका साइन था वो कॉस बन जाएगा। ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये इसके प्रूफ में काम आएगा, और कैलकुलेशन सेम रहेगा, BD प्लस CD निकालना है, जैसे मैंने अभी निकाला था इन रेडियस में। इसमें यही तो किया था कि मैंने जैसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो BD प्लस CD निकाला था, जो A बन गया था, और BD और CD को हमने किस में लिखा था, R कोट B/2 प्लस R कोट C/2 ना। सेम कहानी यहाँ लिखी है। तो इसमें होगा क्या, ये वाला एंगल जो है ये π/2 के साथ चला गया, सेम ये वाला एंगल भी π/2 के साथ चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का C/2। तो जो साइन आ रहा है वो π/2 माइनस C/2 साइन में कॉस बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे होता क्या है, तो जो रिजल्ट आपका ऊपर साइन आता था, अब वो भी कॉस आ जाएगा। ठीक है, ये R1 का हो जाएगा, R2 का करोगे तो सेम यहाँ B लिखोगे, ये कॉस B/2 आएगा, और यहाँ पे आपका कॉस A/2 और कॉस C/2, सॉरी R2 है।
और वैसे R3 लिखोगे तो C cos A/2 cos B/2 और यहाँ पे आ जाएगा cos C/2। और चौथा फॉर्मूला जो लिखा था R का, वो वहां पे क्या था, 4R sin A/2 sin B/2 और sin C/2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, गौर से देखना। वहां पे फॉर्मूले में क्या था, यहाँ A था, साथ में दोनों साइन थे, ठीक है, साइन था। तो यहाँ पे जो साइन A आया था उसको हमने 2 sin A/2 और cos A/2 लिख के cos काट दिया था, साइन बच गया था। यही था, होना यहाँ पे भी वही है, बट इस बार ये दोनों साइन नहीं है, ये दोनों cos है। इसका मतलब पहले वाला साइन आएगा, बाकी दोनों cos आएगा। इस फॉर्मूले को जब आप प्रूव करोगे तो यहाँ पे एक ही जगह तो आप अपना फॉर्मूला लिख दोगे, 2R साइन है, साइन एक ही जगह आप लिख दोगे 2 sin A/2 और cos A/2। तो cos A/2 तो कट गया, तो यहाँ पे तो आपका क्या बच गया, 4R sin A/2, बट यहाँ थोड़ी साइन है, तो जो साइन थे वो cos हो गए, इसलिए R1 आप लिखोगे तो ये तो 4R आएगा, पहले वाला आपका A आएगा, बाकी दोनों जो साइन थे अब वो cos ही रहेंगे क्योंकि इनमें कोई चेंजेस होना ही नहीं है, इसलिए ये क्या जाएगा cos B/2 और cos C/2, है ना। वैसे ही R2 निकालोगे तो दूसरे वाला, यानी यहाँ पे cos A/2 रहेगा, ये साइन बन जाएगा, और अब R3 निकालोगे तो 4R तो आपको इन फॉर्मूलों को ऐसे ही याद रखना, आप स्मॉल r को अच्छे से याद रखो, उसके बाद में R1 और जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा R1 R2 R3 के टर्म में ही बनेंगे क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा काम कौन सा आएगा, R1 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस से, काम सबसे ज़्यादा यही आना है जब अपन क्वेश्चन करें। तो अगर आप सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हो कनेक्टेड विद ट्रायंगल, तो 3 टाइप के सर्कल होते हैं, सर्कम सर्कल, इन सर्कल और एस्क्राइब्ड सर्कल। उनसे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक। अब फोर्थ वाला, अब जो रिमेनिंग रीजन्स थे उसमें फोर्थ में अगर अपन लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। ठीक है, तो पहले हम एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, फिर हम मीडियन की बात कर लेते हैं, 2 बच गए हमारे पास में, है ना। तो एल्टीट्यूड में आपके पास में नए रिजल्ट्स क्या क्या है। नॉर्मली तो क्या है, एल्टीट्यूड आप पूरा पढ़ चुके हो ऑलरेडी ज्योमेट्री के अंदर, बट यहाँ पे अगर आप एल्टीट्यूड को देखते हो तो सबसे पहले ये जो आपको पता है वो तो मैं चलो लिख देता हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर आ गया और ये आपका ऑर्थो सेंटर आ गया। तो सबसे पहले एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर पता है, बस लिख देता हूँ। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब यहां से एंगल आपने निकाल ही रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल BOC कितना होगा तो बता सकते हो।
180 माइनस से। तो यहाँ से अगर आप एंगल बी ओ सी निकालोगे तो दिस इज 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल है ना। आसान से प्रूफ आपको करवा ही रखा है, 90 प्लस 90 80 आपका 180 और 180 प्लस ए बच गया, तो ये 180 माइनस ए होगा, जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा। दिस इज 180 माइनस ए। ठीक, अब इसमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बस वही मुझे लिखवाना है। यहाँ पे दो रिजल्ट्स मैं लिखवा रहा हूँ, एक तो अभी, और दूसरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पैडल ट्रायंगल के बारे में। आज तक कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है पैडल ट्रायंगल का, इसलिए मैं उनके ज्यादा डेरिवेशंस पे तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं, आप उनके डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना। तो अभी तीसरा रिजल्ट जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो पहले, वो है क्या, इधर देखना, वो है आपका ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। अगर आप ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ओए निकालोगे तो ओए कितना होता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि आपका टाइम खराब ना हो एग्जाम। ठीक है, इसमें सीधा मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, इसको लिख लिया ना, तो अभी सीधा थर्ड पॉइंट लगा के लिख लो। मुझे बस जितना नीड है बस मैं उतना ही डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि जो प्रूफ है उसको अपन फोकस कर सके। अब यहाँ से यहाँ पे मैं ऑर्थो सेंटर मान लेता हूँ, तो वो हो गया। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ओ ए निकालना है, ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे इधर देखना, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है बी, तो फिर ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस में। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ई की बात करते हो, तो ट्रायंगल ए बी ई के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये 90 है, ये बी है, तो ये दिस इज 90 माइनस में आ गया पहले एंगल। ठीक है, अब आपको ओ ए निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ ए अगर मुझे निकालना होगा तो ट्रायंगल कौन सा काम आने वाला है, तो ट्रायंगल काम आने वाला है ओ ए डी। पर उस ओ ए डी में ए डी नहीं पता, पता है क्या एडी, एडी नहीं पता, तो ये आपका ए माना जाएगा, ये बी माना जाएगा, ये सी माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइड। तो मैं सबसे पहले एडी का वैल्यू निकाल, क्योंकि जैसे ही एडी आ जाएगा हाँ उसके बाद तो ओ ए निकला हुआ पड़े। तो एडी कैसे निकालोगे, तो पूरा ट्रायंगल फोकस करो, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल फोकस कर लेते हैं, ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल सी ए डी। तो ट्रायंगल सी ए डी में अगर आप बात करते हो तो ये तो राइट एंगल बन ही रहा है ना, और ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये दिस बाय दिस क्या आएगा साइन। फिर इसको इसके साथ लोगे तो ये तो सीधा सीधा यही वाला कंपोनेंट निकालना है, ये वाला कंपोनेंट साइन में जाता है, ये वाला कंपोनेंट कॉस में जाता है, तो आप एडी को तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना आएगा, कितना आ रहा है बी, और बी के साथ में कॉस साइन, साइन के साथ में ए, तो ये आ जाएगा एडी बी साइन। ये आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, और मुझे एडी निकालना है, ये आपका बी वाला कंपोनेंट हो गया, तो ये साइन में जाएगा, ये कॉस में जाएगा, तो सीधा सीधा इसे बी साइन ए लिख दो। पूरा एंगल ए यूज किया है मैंने, क्योंकि ट्रायंगल मैंने सी ए डी में ए पूरा यूज लिया। ठीक है, अब आप फोकस करो इन ट्रायंगल ओ ए डी में, ओ ए डी। तो अगर आप ओ ए डी में फोकस करते हो, ओ ए डी, तो ए डी हमने निकाल लिया, बी साइन ए है, और ये हमें निकालना है O। और ये इसका राइट एंगल बन ही रहा है, क्योंकि ये राइट एंगल तो इसमें भी बनेगा ना, तो अगर ये आपका क्या हो गया, तो दिस बाय दिस कॉस आएगा, और ये तो बन गया, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कॉस में 90 माइनस बी आएगा ना, तो लिख देता हूँ। तो कॉस 90 माइनस बी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ओ ए, ओ ए नहीं सॉरी, ए डी अपॉन वन, ए डी अपॉन ओ ए।
ठीक है, AD अपॉन OA, क्योंकि ये इसका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से ये तो बन गया आपके पास में साइन B। ठीक है, निकालना AD था, सॉरी OA था ना, तो सीधा ही लिख देता हूँ। OA का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा AD आपका B साइन A आ गया, और OA तो निकालना, और क्या बच गया, साइन B। यहां से आपके पास आ गया सर। तो चाहो तो आप इसे ऐसे लिख के छोड़ सकते हो कि OA इज इक्वल टू B साइन B अपॉन साइन B। ठीक है, पर इसे और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो, अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसे किसकी टर्म में लिख सकते हो, कैपिटल R की टर्म में लिख सकते हो, कैपिटल R की टर्म में। तो इसे अगर आप कैपिटल R की टर्म में लिखोगे तो यहां से साइन A का वैल्यू कितना आएगा, अरे A अपॉन साइन इज इक्वल टू 2R होता है ना, तो यानी यहां से साइन A का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, A अपॉन 2R, और साइन B का वैल्यू कितना मिलेगा, B अपॉन 2R। या फिर इसे और सिंप्लीफाई करो, अरे आपके पास में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपको फोकस करना है यहाँ से ADC, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करते, ये एंगल A है ना, तो इस एंगल A में मुझे क्या चाहिए, इसको इससे डिवाइड करना, क्या आएगा, ये वाला एंगल है, मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट, तो यहाँ पे कॉस आएगा क्या, अगर आपका ये वाला एंगल है, इसको इससे करोगे, हाँ एंगल अपोजिट हो गया ना, कॉस आएगा, सॉरी, तो ये आपका B कॉस आ जाएगा, कॉस आएगा ना, ये वाला एंगल थोड़ी है, एंगल ये वाला है, सही बात है, तो ये वाला साइन जाएगा ना, ये वाला कॉस जाएगा, ये कॉस चला गया, बिल्कुल सही। तो यानी AD का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, B कॉस है। हाँ ठीक है, फिर तो ये B कॉस A आ गया, और ये आपके पास में साइन B आ गया, यही आएगा। तो अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो आ गया ना, अरे B अपॉन साइन B लिख दो, तो यानी यहां से OA का वैल्यू आपके पास सीधा जाएगा, B अपॉन साइन B कितना जाएगा, 2R, और 2R के साथ कितना जाएगा, कॉस है, ये रिजल्ट है ना, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। तो यहाँ से आपका OA का वैल्यू आ जाएगा 2R कॉस से, अभी याद रख लो, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपके काम आएगा। ठीक है, तो A से निकालना है तो कितना आएगा, 2R कॉस से, तो B से निकालना है तो 2R कॉस B, सिमेट्रिसिटी से निकाल लो ना। फिर यही अगर आपको B से निकालना है तो आ जाएगा 2R कॉस B, और यही अगर आपको C से निकालना है तो आ जाएगा 2R कॉस C। तो एज ए रिजल्ट इसको याद रखो।